हेलो फ्रेंड्स, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता। नमस्कार। जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ पैरालिसिस के सिम्टम्स के बारे में। एक बहुत ही इजी फॉर्मूला बी फास्ट, उससे किस तरह से किसी पेशेंट की जान बचाने में सक्षम हो सकते हैं, उसको बहुत जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा के उसकी कंडीशन को वर्स्ट होने से बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो किसी पेशेंट के पैरालिसिस हो जाने के बाद, जब पेशेंट हॉस्पिटल में है या फिर पेशेंट हॉस्पिटल से घर पहुंच गए हैं और आप उनके अटेंडेंट हैं, उनकी रिकवरी को फास्ट करने के लिए किस तरह से पोजीशनिंग करें ताकि आप अपनी तरफ से कोई भी मिस्टेक क्रिएट ना करें, ना होने दें और पेशेंट बहुत जल्दी से रिकवर करे किसी भी गलती के बिना। जब पेशेंट सीधा लेटता है उस टाइम पे हम पेशेंट को रेस्टिंग पोजीशन में किस तरह से रखें कि पेशेंट की कंडीशन में जल्दी से जल्दी सुधार आए, उनकी गलत पोजीशनिंग उनकी रिकवरी में बाधक ना बने। इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो आज हम हेमीप्लीजिया की पोजीशनिंग के बारे में बात करेंगे कि जब आप पेशेंट को स्ट्रेट लाइन पोजीशन में रखते हैं तो आप किन चीजों का ध्यान रखें, उनकी पोजीशन को किस तरह से ठीक रखें ताकि उनकी करेक्ट पोजीशनिंग उनकी रिकवरी को स्पीड अप कर सके। फ्रेंड्स, कुछ पेशेंट की पोजीशनिंग के लिए हमें इस तरह के थोड़ा सा हैवी टॉवल्स की जरूरत होती है और आप इस तरह से कुछ राउंड पिलो आप अपने घर में बना सकते हैं। अगर इजीली अवेलेबल हो मार्केट में तो वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं इस तरह के राउंड पिलो। और इसके लिए आप घर में ही छोटे छोटे ऐसे पिलो आप बना सकते हैं। पेशेंट को हेमीप्लीजिया हुआ है, लेफ्ट साइड के हिस्से में पैरालिसिस हुआ है, तो आप ऊपर से देख रहे होंगे कि ये शोल्डर कितना फैला हुआ है, पसरा हुआ है। और ये पेशेंट की साउंड साइड है। साउंड साइड मीन्स बिल्कुल ठीक वाला हिस्सा, जो नॉर्मल शेप होती है शोल्डर की, वो मेंटेन किए हुए है। नीचे से हमारा जो मसल्स का आगे की तरफ पुल होता है वो इस तरह से है कि अगर हम नीचे हाथ डालें तो बेड के और शोल्डर के बीच में स्पेस बनता है। मैं अपने हाथ को इजीली ले जा पा रही हूँ। लेकिन अगर हम इस साइड देखें तो कोई गुंजाइश नहीं है कि मैं अपने हाथ को अंदर की तरफ करूँ। ये कंडीशन फ्लैसिड पैरालिसिस होने की वजह से है। मैंने टाइप्स ऑफ पैरालिसिस में बताया था कि स्पास्टिक और फ्लैसिड दो टाइप के पैरालिसिस होते हैं। फ्लैसिड पैरालिसिस में मसल्स अपना कंट्रोल छोड़ देती हैं, बिल्कुल लूज हो जाती हैं, लेथर्जिक हो जाता है, तो उनका अपना कोई कंट्रोल नहीं होता। जो शोल्डर की पोस्टीरियर मसल्स हैं, पीछे की साइड की मसल्स, उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया है, जिसकी वजह से पेशेंट का शोल्डर पसरा हुआ है। इस शोल्डर में और इस शोल्डर की दोनों की शेप में अंतर देखिए। ये साउंड साइड है, मीन्स ठीक वाली साइड, और ये पैरालाइज साइड है। आप देख रहे होंगे कि पेशेंट का शोल्डर पसर गया है, फैल गया है। अब हम चलते हैं हाथ की तरफ। हाथ इंटरनली रोटेटेड होके, मीन्स अंदर की तरफ घूम के और पेट पे जाने की कोशिश करता है। जनरली पेशेंट यही गलती करते हैं कि उनका हाथ पेट पे जाता है और वो उसको रोकते नहीं हैं। जब स्पास्टिक कंडीशन आती है, फ्लैसिड की दूसरी स्टेज स्पास्टिक स्टेज जब आती है, तो उसमें हाथ और पैर टाइट होने लगते हैं और टाइटनेस की वजह से पेशेंट और हाथ को और ऊपर लेके जाता है, जिसकी वजह से डिफॉर्मिटी भी मेंटेन हो जाती है। अब हम आते हैं हिप जॉइंट की तरफ। हिप जॉइंट में भी देखा कि इस वाले हिस्से में ऊपर की तरफ उभार है, लेकिन ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ फैला हुआ है। वही शोल्डर वाली कंडीशन आ जाती है इस केस में भी, जो
हिप मसल्स हैं, पोस्टीरियर मसल्स, ग्लूटियल मसल्स, वो अपना कंट्रोल लूज कर देती हैं फ्लैसिड पैरालिसिस में, और पेशेंट का जो हिप है वो बेड में धंसा रह जाता है। और हम अब साउंड साइड की तरफ चलते हैं। साउंड साइड मीन्स हेल्दी साइड, उसमें कितना अच्छा उभार है, नॉर्मल मसल्स मेंटेन हैं, तो पेशेंट का हिस्सा नॉर्मल शेप लिए हुए है। फिर हम चलते हैं घुटने की तरफ। ये आप देख रहे होंगे, एक्सटर्नली रोटेट होने की वजह से, बाहर की तरफ रोटेशन की वजह से घुटना भी बाहर की तरफ आया हुआ है, और पैर, फुट भी डेविएटेड है आउटवर्ड, बाहर की तरफ को, जिसकी वजह से जब पेशेंट चलेंगे तो जो उनका गेट का जो पैटर्न होगा, गेट मीन्स वॉकिंग पैटर्न, उसमें डिस्टर्बेंस होगी, जिसकी वजह से पेशेंट बाहर की तरफ ही पैर को डेविएट करके चलेगा। तो हमने इन चीज़ों को अवॉइड करना है ताकि पेशेंट की ये कंडीशन ना हो। घर आ जाने के बाद या हॉस्पिटल में भी अगर आप उनके केयर टेकर हैं तो आप उनकी प्रॉपर पोजीशनिंग कैसे करें ताकि पेशेंट गलत कंडीशन में आने से बचे और पेशेंट स्मूथली रिकवर करें। पहली चीज़ है जो देखनी है कि पेशेंट जब भी बेड में लेटते हैं तो उनके बेड में धसाव नहीं होना चाहिए, गड्ढा टाइप नहीं होना चाहिए। गड्ढा मीन्स बीच से झोल नहीं होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए बेड। एकदम से टाइट बेड के ऊपर पेशेंट को लिटाना है ताकि पेशेंट की जो अफेक्टेड साइड है वो और ज़्यादा गड्ढे के अंदर जाके और ज़्यादा खराब ना हो। अब हम पेशेंट की नेक की पोजीशनिंग के लिए चलते हैं। आपने देखा कि पेशेंट ने अपनी नेक को इस तरफ को रोटेट किया हुआ है। हमने इसी टाइप की रोटेशन, गलत रोटेशन को, गलत डेविएशन को अवॉइड करना है पोजीशनिंग प्रॉपर करके। तो इसके लिए पेशेंट को जब हम घंटे भर के लिए स्ट्रेट लाइन पोजीशन में रखते हैं तो पेशेंट बिल्कुल सीधा होना चाहिए, नीचे से ऊपर तक बिल्कुल सीधे रखना है। तो उसके लिए हमें एक बेडशीट यूज़ करनी है। बेडशीट को इस तरह से, थिक बेडशीट हो, इस तरह से फोल्ड करना है, और ये जो बेडशीट फोल्ड की है उसका जो बीच का हिस्सा है उसको सिर के नीचे रखना है, नेक के नीचे रखना है, और दोनों साइड से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बेडशीट को इस तरह से कान के पास लाके ऐसे छोड़ देना है। इसी तरह से दूसरी तरफ से इस तरह से अंदर की तरफ से फोल्ड करना है। बाहर की तरफ से फोल्ड करने का क्या होगा कि जब हम वहां जाएंगे पेशेंट इधर उधर होंगे तो ये अपने आप से इस तरह से खुलता चला जाएगा। तो अंदर की तरफ से जब हम फोल्ड करेंगे तो वो अपने आप से खुलेगा नहीं। जब पेशेंट अपनी नेक को इधर उधर घुमाने की कोशिश करेंगे तो वो ऑलरेडी अटक जाएगा। तो हमने नेक के डेविएशन को ही अवॉइड करना है मेन इस पोजीशनिंग से। तो ये छोटे छोटे राउंड पिल्लो टाइप यहाँ बन गए हैं। ऐसे एडजस्टमेंट आप पिल्लो के अंदर भी इस तरह के पिल्लो बना के भी कर सकते हैं। जैसे ये छोटा पिल्लो है तो यहाँ आप इस तरह का कोई राउंड पिल्लो आप यहाँ रख सकते हैं, और इसी तरह का कोई दूसरा राउंड पिल्लो आप यहाँ रख सकते हैं। तो अगर दोनों साइड इस तरह की कुछ एडजस्टमेंट अगर पेशेंट के लिए हो जाती है तो उनकी नेक यहाँ बीच में रहेगी। इस तरह से इसको हटा देते हैं और आपको इस छोटे पिल्लो के साथ दिखाते हैं। इस छोटे पिल्लो के केस के अंदर हम इसको रखेंगे। ये अभी मैं बाहर रख के सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, आप पिल्लो केस के अंदर इसको रखिए। इसी तरह से आप दूसरी तरफ को, इसी तरह से आप उस साइड से भी ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि पेशेंट की नेक बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में है। ये पिलो के एडजस्टमेंट आपको बार बार फोल्ड नहीं करना पड़ेगा। अगर वो फोल्ड ख़राब हो जाता है तो आपको दोबारा से उसको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके पास ऑलरेडी रेडीमेड होगा। तो जस्ट आपको एक प्लेसमेंट करनी है। आपने देखा कि जब हमने ये वाली पोजीशनिंग कर ली नेक की तो थोड़ा सा यहाँ पेशेंट के शोल्डर के नीचे ऑलरेडी स्पेस क्रिएट हो गया, जो कि साउंड शोल्डर के नीचे था। आप मेरा हाथ इजीली जा रहा है,
इसकी तरफ को भी। तो एक ही तरफ के एडजस्टमेंट से इतना अच्छा असर आया। तो जब हम प्रॉपर पोजीशनिंग करेंगे तो पेशेंट बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में होंगे। न्यूट्रल पोजीशन में होने की वजह से उनके लिए वो पोजीशन ज़्यादा आरामदायक होगी और पेशेंट इजीली ठीक होने लगेंगे। अब हम शोल्डर की पोजीशनिंग की तरफ चलते हैं। उसके लिए आपने पेशेंट के हाथ को इस तरह से चेस्ट पे ले जाना है, थोड़ा सा यहाँ शोल्डर से पकड़ना है और यहाँ से पकड़ते हुए एक ऐसे ही पिलो आपने ऐसे यहाँ रखना है। पेशेंट से आप पूछ लीजिए कि किसी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये शोल्डर की एडजस्टमेंट हुई, अब हम चलते हैं हाथ की एडजस्टमेंट के लिए। तो हमने बताया कि ये हाथ का पेट पे आना, चेस्ट की तरफ आना, ये ठीक नहीं है। तो इसका मतलब हमें हाथ को इस तरह से इधर लेना पड़ेगा। तो ऐसे अगर हम लेते हैं तो ये हिस्सा फिर से नीचे की तरफ झुकाव में है, लेकिन हमने इसको झुकाव को अवॉइड करने के लिए इसके नीचे एक पिलो प्लेस करना पड़ेगा इस तरह से, ऐसे। पिलो की थिकनेस आपने पेशेंट के अकॉर्डिंग ही लेनी है। बहुत ज्यादा थिक पिलो भी प्लेस नहीं करना, बहुत ज्यादा थिन पिलो भी प्लेस नहीं करना। इसका मतलब क्या है कि आपने शोल्डर के जो लेवल है उसको मेंटेन करके रखना है। अब ये हाथ को स्ट्रेट रखने के लिए अगर पेशेंट फ्लैसिड कंडीशन से स्पास्टिक कंडीशन की तरफ जाना शुरू हो गया है, मींस पेशेंट दूसरी स्टेज पे, रिकवरी की दूसरी स्टेज पे पहुंच गया है, तो उनका हाथ बार बार इस तरह से अंदर की तरफ बहुत जल्दी जाने लगेगा और पेशेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए जब पेशेंट रेस्टिंग पोजीशन में हो तो यहाँ कुछ वेट की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वेट ऐसा शार्प नहीं होना चाहिए जो पेशेंट को हार्म करे। ऐसे बहुत सॉफ्ट पिल्लो वगैरह आप पेशेंट के हाथ पे रख सकते हैं। और अगर पेशेंट का हाथ चलना शुरू हो गया है, फिस्ट बननी शुरू हो गई है, तो उसके अंदर आप कोई स्माइली बॉल, कोई भी सॉफ्ट बॉल आप पेशेंट के हाथ में पकड़ाइए। पेशेंट उसको बार बार दबाएंगे, उसके दबाने की वजह से मसल्स भी एक्टिवेट होंगी। मसल्स एक्टिवेट होंगी, वो हार्ट के लिए भी अच्छा होगा और पेशेंट की मसल्स के लिए तो अच्छा होगा ही होगा। तो इस तरह की एडजस्टमेंट यहाँ हाथ के लिए करनी है। अब हम चलते हैं हिप की पोजीशनिंग की तरफ। हिप के लिए जैसे आपको पहले बता चुकी हूँ, ये हिस्सा नीचे की तरफ धंसा है, तो इसकी पोजीशनिंग के लिए पैर को अंदर की तरफ पहले फोल्ड करना है, नी को बेंड करते हुए, और पेशेंट इसे अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे। इस तरह से वही पिल्लो, थिन पिल्लो या फिर चादर का फोल्ड हमने ऐसे हिप के नीचे प्लेस कर देना है, ऐसे। इससे पेशेंट का जो एक्सटर्नल डेविएशन था हिप का, बाहर की तरफ जो रोटेशन बनी हुई थी, उसमें कमी आएगी, पेशेंट न्यूट्रल पोजीशन की तरफ जाएगा। अब हम चलते हैं नी की एडजस्टमेंट के लिए। नी के लिए इस तरह का कोई राउंड पिलो आप घर में बना सकते हैं, रेडीमेड पिलो भी आप ले सकते हैं। इसको आपने नी के नीचे थोड़ा सा एलिवेट करके रखना है। अब हम चलते हैं पैर की एक्सटर्नल रोटेशन के तरफ को। फुट की एडजस्टमेंट भी आपने बेडशीट वगैरह के साथ करनी है। बेडशीट को फोल्ड करके इस तरह से बेडशीट के एक एज को हील के नीचे प्लेस करना है ताकि ये खिसके नहीं। और उसी तरह से जैसे हमने नेक की पोजीशनिंग करते हुए अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अंदर आए थे, इसी तरह से हमने फुट के लिए भी अंदर फोल्ड करते हुए ऐसे प्लेस करना है, ऐसे। तो इसमें कम चांसेस होंगे जब पेशेंट इस तरफ को प्रेशर लगाएंगे तो ये खुलने के बजाय, बेडशीट का फोल्ड खुलने के बजाय ये और ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा और ज़्यादा अच्छे से पेशेंट को एडजस्ट कर पाएगा। इसको यहाँ ये इस साइड ना खिसके, इसको भी अवॉइड करने के लिए आप अलग से यहाँ कोई हैवी या थिक पिलो या किसी तरह की और एडजस्टमेंट भी साइड में करेंगे तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं होंगे बाहर की तरफ ये एडजस्टमेंट बिगड़ने के।